देश की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को लेकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में कोहराम सा मचा रहा। बिहार के मुंगेर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सहरसा, छपरा, जहानाबाद, बक्सर, नवादा, आरा, मोतिहारी और सहरसा में, तो यूपी के बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, अलीगढ़, गाज़ीपुर, गोरखपुर, मथुरा और हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल, रोहतक, फरीदाबाद, फिरोज़ाबाद, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दिल्ली के नांगलोई, उत्तराखंड के चंपावत, इन ज़िलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होते रहे, जिसमें रेल को रोके जाने की भी घटनाएं देखने में आईं। इसमें रेलगाड़ियों को जला देने, कहीं किसी पार्टी कार्यालय को घेर लेने या किसी अधिकारी के निवास को या उसके कार्यालय को घेर लेने तक की घटनाएं देखने में आईं। आइए समझते हैं कि किस तरह से ये अग्निपथ योजना है क्या, इसको लेके समर्थन और विरोध में क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं, इसके अलावा अन्य देशों में क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है, इन तमाम बातों पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अग्निपथ जो योजना है, अग्निपथ भर्ती योजना कही जा रही है। अग्निवीर रहेंगे जो इसके लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये है कि पहली चीज़ कि 10वीं और 12वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में ये भर्ती की जाएगी। 30,000 रुपये का वेतन रहेगा, 44 लाख का बीमा रहेगा और 4 साल की नौकरी रहेगी। अगर कुल उपलब्धियों को जोड़ा जाए तो कुल 23,43,160 रुपये की कमाई की बात कही जा रही है। अग्निवीरों के प्रशिक्षण की अवधि 10 सप्ताह या 6 माह तक होगी। नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की हर साल भर्ती की जाएगी। तो ये मुख्य बातें थीं जो कि अग्निपथ वाली स्कीम में है। अग्निवीर सैनिकों को पहले साल में 30, फिर दूसरे में 33, तीसरे में 36.5 यानी कि 36,500 और चौथे साल में 40,000 तनख्वाह मिलेगी। इसमें से इनका 30% राशि इनकी तरफ से इनके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी और इतनी ही राशि भारत सरकार की तरफ से जमा की जाएगी। यानी कि अगर हम पहले साल को देखें तो 30,000 में से उनको 9,000 उनके कट जाएंगे और 21,000 इन हैंड मिलेंगे और इन कटे हुए 9,000 में सरकार भी अपनी तरफ से 9,000 रुपये मिला देगी। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इस तरह से पूरे कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए 5,07,000 रुपये और इतने ही रुपये 5,07,000 भारत सरकार की तरफ मिलाकर और ब्याज मिलाकर 11,71,000 रुपये उनको मिल जाएंगे। इस दौरान किसी तरह की मृत्यु हो जाने पर 1 करोड़ का बीमा की भी प्रावधान है। तो ये पूरी व्यवस्था है, इसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। आइए हम ये देखते हैं कि इसके समर्थन और विरोध में क्या चीज़ें सुनाई दे रही हैं। समर्थन वाले ये कह रहे हैं कि केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, तो इससे पूरी सेना प्रभावित नहीं होगी। 4 वर्ष पूरे होने पर जैसा कि बताया 11,71,000 रुपये मिल जाएंगे। सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु जो 32 वर्ष है वो 6-7 वर्ष घट के 26 वर्ष हो जाएगी। चौथा पॉइंट है जो इसके समर्थन में कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी है। 5वीं बात कही जा रही है इसके समर्थन में कि मृत्यु के मामले में 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 6ठी बात ये कही जा रही है सरकार 4 साल के बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों को पुनर्वास में मदद करेगी और उनके लिए स्किल सर्टिफिकेट और कोई ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाने की भी बात है। 7वीं पक्ष जो कि इसके लिए समर्थन में कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का ये निर्माण होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 8वीं बात, 9वीं बात के अन्य सुरक्षा बलों, पुलिस, निजी क्षेत्र के लिए भर्ती हेतु जवान तैयार हो सकेंगे। अन्य सैन्य प्रशिक्षण जन समूह एक हमारे पास रहेगा जो आपातकाल में काम आ सके। इसके विरोध में जो बातें आ रही हैं उसमें मुख्य रूप से सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु जो 32 से 26 घट जाना है उसको भी सवालों के घेरों में रखा जा रहा है। 4 साल के बाद बैच से सिर्फ 25% को ही आगे 15 साल की नौकरी के लिए बढ़ाया जाएगा, जो कि ये माना जा रहा है कि एक बाकी के जो 75% है उनके लिए भारी परेशानियों का सबब बनेगा।
सेना अनुभवी सैनिकों को इस तरह से खो देगी, क्योंकि आने वाले 10 साल में भारतीय सेना का जो पूरा स्थिति होगी उसमें जितने अग्निपथ वाले अग्निवीर होंगे उतने ही रेगुलर सैनिक होंगे। तो इस तरह से ही अनुभवी सैनिकों को खो देगी। चौथा पॉइंट है, जो युवा कोई उद्यम करना चाहेंगे, सरकार उन्हें वित्त पैकेज और ऋण उपलब्ध कराने की बात कह रही है, परंतु ये कैसे संभव होगा ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा परमानेंट की तरह ना पेंशन होगी, ना उस तरह की सुविधाएं जैसे कि मिलिट्री कैंटीन, मेडिकल सुविधा आदि मिल पाएगी। अगला जो विरोध में बात कही जा रही है वो ये है कि कम प्रशिक्षित जवानों के ऊपर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ होगा। जो इस तरह से प्रशिक्षित जवान होंगे उनके ऊपर पूरा हमारा फौज डिपेंड करेगी, ये सबसे बड़ी संख्या में होंगे, तो ये एक सवाल उठ रहा है, इससे देश की सुरक्षा भी दांव पे लग सकती है। ऑल इंडिया ऑल क्लास का जो आधार कहा जा रहा है, यानी भारत में कहीं से भी और सभी लोग इसमें शामिल होंगे, तो इस आधार पे गोरखा, सिख, मराठा आदि जो रेजिमेंट हैं उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उसके अगला जो इसमें विरोध किया जा रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है कि फ़ौजियों में जोश और जुनून का आधार जो है नाम, नमक और निशान धीरे धीरे धुंधला पड़ जाएगा। अगला जो है कि बेरोज़गार रह जाने पर होने वाली जो समस्याएं होंगी वो झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है समाज में ये लोग किसी तरह से ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएं जिससे देश का भला ना हो। आइए ये जानते हैं कि ये इस तरह की योजना क्या अन्य कहीं देशों में है? तो बिल्कुल है। ये टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड में जब पायलट की कमी पड़ गई थी, उस समय इस व्यवस्था को एक बार ट्रायल करके देखा गया था और उसकी सफलता के बाद ये अन्य कई देशों में फैलती चली गई। इसका उद्देश्य है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना की ट्रेनिंग मिल सके। दुनिया में 30 से ज़्यादा देश हैं जहां ये टूर ऑफ ड्यूटी यानी थोड़े दिन के लिए उनको भेजा जाता है सेना की सेवा में। इनमें से 10 अगर देशों की बात करें तो ये इस तरह से हो सकते हैं: चीन, इजराइल, स्वीडन, यूक्रेन, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, मोरक्को, चाड, इरिट्रिया आदि। अब ये अमेरिका में किस तरह से होता है? कुछ देशों के नाम देखते हैं, अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस जो बड़े देश हैं, उत्तर कोरिया, यूके, ब्रिटेन, इनमें देखते हैं। तो अमेरिका में ये होता है कि इस तरह के तहत बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बाद 2 साल की एक्टिव ड्यूटी देनी होती है और उसके बाद एक्टिव ड्यूटी के बाद आर्मी रिजर्व में भी 2 साल सेवा देनी होती है। तो इस तरह से कुल आप 70 की ट्रेनिंग के बाद 4 साल का काम अमेरिका में फ़ौजी को मिलता है। इजराइल में जो है हर यहूदी, डूज और सर्कसियन नागरिक को सेना में शामिल होना ही पड़ता है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देनी होती है। ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो कम से कम 16 वर्ष का होना ज़रूरी है। ऐसे में जो नाबालिग 16 या 17 वर्ष की आयु में भर्ती होते हैं या कम उम्र में भर्ती होते हैं, उन्हें 22 साल की उम्र तक सेवा देनी होती है। जो 18 की उम्र में भर्ती होते हैं उन्हें कम से कम 4 साल सेना में रहना होता है। चीन में 18 से 22 साल उम्र के युवाओं के लिए ये होता है और इसमें समय सीमा जो है वो 2 साल सेवा देनी पड़ती है। रूस में 18 से 27 साल उम्र में कभी भी टूर ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं। इसमें कम से कम 12 महीने अपनी ड्यूटी देना या सेवा देना अनिवार्य है। उत्तर कोरिया में यहाँ पुरुषों को तीनों सेनाओं में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत काम करना पड़ता है और इस दौरान वो 23 महीने नेवी, 24 महीने वायुसेना और 21 महीने थल सेना में नौकरी देते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें 1 साल से कम सेवा का भी प्रावधान है। जैसे रूस में 1 साल है, फ्रांस में 1 महीने है, ब्राज़ील में 9 से 12 महीने हैं, ग्रीस में 1 साल है, कतर में 4 से 12 महीने हैं, ताइवान में 4 महीने हैं, तुर्की में 6 से 12 महीने हैं, स्वीडन में 9 से 11 महीने हैं, अल्जीरिया में 1 साल है, बोलीविया में 1 साल है, कोलंबिया में 1 से 2 साल है, एस्टोनिया में 8 से 11 महीने हैं, कज़ाकिस्तान में 1 साल है, किर्गिस्तान में 1 साल, लिथुआनिया में 9 महीने, ग्वाटेमाला में 1 से 2 साल तक का, मालदोवा में 1 साल, मंगोलिया में 1 साल, मोरक्को में 1 साल, पैराग्वे में 1 साल आर्मी और 2 साल नेवी, तुनिशिया में 1 साल, उज़्बेकिस्तान में भी 1 साल का प्रावधान है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।
किसी न किसी स्वरूप में उसको हम ये कह सकते हैं कि अग्निवीर या अग्निपथ योजना की तरह ही वो है। इस तरह से हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये अन्य देशों में भी है, भारत में इसे अभी लागू किया जा रहा है। ये बात भी उभर कर आ रही है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि पेंशन्स का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है। सेना का सैलरी, पेंशन और इस्टेब्लिशमेंट को अगर मिला दिया जाए तो आधे से ज़्यादा बजट जो है वो खर्च हो जाता है। भारत का बजट जो है वो 76.6 लगभग 77 बिलियन डॉलर है ये, और ये दुनिया में तीसरे नंबर पे है। पर तीसरे नंबर पे होने से मतलब ये नहीं है, जो दूसरे और पहले पर हैं उनका हमसे कहीं ज़्यादा है, जिसमें चीन जिसका 293 बिलियन डॉलर है और अमेरिका का 800 बिलियन डॉलर है। अगर जीडीपी से हम देखें कि जो देश जितना उत्पादन करता है तो बहुत भारत का संतुलित सा बजट है जो कि 2.7 है। चाइना अपने कुल जीडीपी का 1.7 खर्च करता है और अमेरिका 3.5। जहां अमेरिका दुनिया भर की जो फ़ौजों पे खर्चा हो रहा है उसका 38% अकेला अमेरिका, 14% अकेला चीन करता है, तो भारत 3.6% करता है उसका हिस्सा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये योजना दुनिया में पहले से चलाई जा रही है। इसको लेकर हमने आपको ये भी बताया कि समर्थन में क्या बात कही जा रही है और इसके विरोध में क्या बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय पर में इसमें सरकार क्या कदम लेती है। क्या सरकार इसको वापस लेती है या ठंडे बस्ते में डाल देती है। भारत के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो कि अपने पूरे जीडीपी का 4% खर्च करता है रक्षा के ऊपर, इसलिए सरकार इसको ख़त्म करके, पेंशन वाले सिस्टम को ख़त्म करके आगे तक के भार से बचना चाहती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अगर 3 साल से हम ये देखें कि खाली स्थान जो हैं, तो राज्यसभा में दिसंबर में भारत सरकार ने खुद बताया था कि 9,362 अधिकारियों के और 1,13,193 पद खाली हैं जो कि फ़ौजियों के हैं। तो ये स्थिति देश में मौजूद है। इस वजह से जो लोग 2-2, 3-3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उनके अंदर रोष उत्पन्न हो गया है। रक्षा बजट जो हमने आपको बिलियन में बताया, भारत का जो रक्षा बजट है वो 5,25,000 करोड़ रुपए का बजट है भारत का 2022-23 में से। इसमें 1,19,000 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन में निकल जाता है। और जो आपसे बात हो रही थी कि सैलरी, पेंशन और इस्टेब्लिशमेंट में अगर इस तमाम तरह के ख़र्चों को मिला लिया जाए तो 2,33,000 करोड़ रुपया जो है वो फ़ौज का इसमें खर्च हो जाता है, जो कि लगभग आधा होता है। अब अगर ये देखें कि भारत में 2020 की स्थिति में 32 लाख फ़ौजी पेंशनर थे और हर साल इसमें 32 लाख में 55,000 के आसपास इजाफ़ा होता रहता है। एक चीज़ और है कि पहले से ही एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है जिसके तहत 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए भर्ती की जाती है और इसे बढ़ाकर अधिकतम 14 साल तक किया जा सकता है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। आज ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उम्मीद है सरकार इनके साथ बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी और अपने किसी तरह के उस हठ धर्म में नहीं फंसेगी जिस तरह से किसान आंदोलन को लेके रहा या CA/NRC को लेके रहा। समाज के सभी वर्गों को साथ लेके किसी के अंदर इस तरह की भावना हो कि वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो लगता है कि उनकी बात सुनी जाना चाहिए। इसमें एक बात और जो टीवी और मीडिया में निकल के आ रही है वो ये है कि सरकार शुरू में कंसल्ट नहीं करती है। ये एक बात बड़ी महंगी साबित होती है जबकि कोई स्थिति विकट हो जाती है। अगर ये बातचीत शुरू में ही कर ली जाए सेना के लोगों के साथ, अभ्यर्थियों के कुछ समूहों के साथ, शिक्षकों के साथ, तो शायद इसमें भी ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसी तरह की चीज़ें हमने पूर्व में भी देखी हैं। उम्मीद करते हैं देश में जल्द शांति स्थापित होगी और इसका कोई
सर्व सुखाय समाधान निकल आएगा। आप बताइएगा आपको ये सब जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। उन सभी लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं जो इस निर्णय से अपने आप को प्रभावित पा रहे हैं और इस हिंसा और विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं या उनको इसकी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।